हेलो स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था ड्यू नेचर ऑफ लाइट। तो कल मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कुछ बातें बताई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट हमने बताए थे। हमने प्लांक के बारे में पढ़ा था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था कि सीजियम के ऊपर जब लाइट को एमिट किया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किए गए तो एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, उसके अंदर कुछ चीजें तो वेव जैसी होती हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टी तो उसकी वेव्स जैसी हैं, रेडिएशन लाइक प्रॉपर्टी है, और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि पार्टिकल नेचर को शो करती है। तो देखिए इसके अंदर कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, अगर उसकी वेव नेचर को देखा जाए तो उसके अंदर डिफ्रैक्शन का गुण पाया जाता है और डेविएशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि वेव्स के अंदर होती है। डिफ्रैक्शन, डेविएशन, ये दोनों की प्रॉपर्टी वेव्स में पाई जाती है। आप फिजिक्स में इनको बहुत ही मतलब वाइड फॉर्म में इसको पढ़ोगे आप। और फिर अगर पार्टिकल नेचर की बात करें तो कल हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। ये दोनों ही प्रॉपर्टी पार्टिकल में होती हैं और ये दोनों प्रॉपर्टी वेव्स के अंदर होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये चारों प्रॉपर्टी होती हैं। तो अब फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको क्या माना जाए? उसको वेव माना जाए या उसको पार्टिकल माना जाए? तो साइंटिस्टों के सामने ये क्वेश्चन था कि इसको अब हम वेव माने या पार्टिकल माने। तो इसका सॉल्यूशन जो बाद में निकला वो ये निकला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनमें ड्यूल नेचर पाई जाती है, यानी कि उनमें पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी होती है और वेव की प्रॉपर्टी भी होती है। बात क्लियर हुई? अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनमें दोनों ही नेचर पाई जाती है, तो दोनों नेचर की वजह से इसके जो पार्टिकल होंगे, अगर मैं पार्टिकल नेचर की बात करूं तो पार्टिकल नेचर जब ये होता है तो इसके पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो ये होगी E = mc²। E = mc² जो है वो एक साइंटिस्ट था आइंस्टीन, सारे जानते हैं इसके बारे में, आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन। तो इस इक्वेशन को आइंस्टीन ने दिया था E = mc²। यहां पर E जो है वो एनर्जी है, m जो है वहां मास है, पार्टिकल का मास है, और c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो कि कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको हम पार्टिकल मानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो उस पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? E = mc² होगी। किसने बताया था? आइंस्टीन ने। E का मतलब, m का मतलब, c का मतलब आपको बता दिया। लेकिन अगर इसको रेडिएशन मान लिया जाए तो फिर इसकी एनर्जी E = hν होती है, hν। h का मतलब, यहां पर E का मतलब एनर्जी है, h का मतलब प्लांक कांस्टेंट, कल इसकी वैल्यू बताई थी मैंने, और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो पार्टिकल भी है और वेव भी है, तो अगर ये चीजें भले ही इसकी चेंज हो जाए लेकिन ये तो सेम होगी, तो एनर्जी जो है दोनों ही क्या होंगी? सेम होंगी। फिर आगे जाके ये तो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इसकी ड्यूल नेचर होती है। कुछ दिन बाद में एक साइंटिस्ट से और हमारा इंट्रोडक्शन होगा जिसका नाम है डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली ने ये बताया था, कहता भैया पार्टिकल जो होते हैं ना उसकी भी ड्यूल नेचर ही होती है, और पार्टिकल में उसने इलेक्ट्रॉन को एग्जांपल में लिया था। वो कह रहा है कि पार्टिकल की भी ड्यूल नेचर होती है,
पार्टिकल जो है या छोटे पार्टिकल हैं वो वेव की तरह भी बिहेवियर करते हैं और पार्टिकल तो वो होते ही हैं। तो उस वक्त उसने फिर क्या किया, इन दोनों को ही आपस में कंपेयर किया था, और जब दोनों को कंपेयर किया तो उसने एक इक्वेशन निकाली थी जिसमें हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो वो जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज हमने ये सीख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनमें दोनों नेचर पाई जाती हैं। दोनों नेचर के साथ साथ उसकी अगर उसको पार्टिकल माना तो पार्टिकल की एनर्जी इतनी होगी, अगर उसको वेव माना तो E = h होगा। अगर ये h है, अगर हमने इसको पैकेट मान लिया, अगर हमने इसको पैकेट माना तो पैकेट को फिर हमने कल नाम दिया था क्या, क्वांटा, इसको क्वांटा कहा जाता है, ठीक है। और अगर ये क्वांटा जो है वो लाइट जो सनलाइट का है तो फिर इसी को फोटोन भी कहा जाता है, और फोटोन की एनर्जी E = h होती है। बात क्लियर होगी सबको? चलो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है भैया वो ड्यूल नेचर की होती हैं। उसमें क्या होता है, जब दोनों ही नेचर्स में पाई जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थी उसको क्या किया गया, एक प्रिज्म में से पास आउट किया गया। प्रिज्म, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, जैसे ही इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसको क्या करा, इसको एक प्रिज्म में से पास आउट किया। जब इसको प्रिज्म में से पास आउट किया तो आगे जाके क्या देखा गया कि एक 7 कलर की एक पट्टी जो है यहाँ ऑब्टेन होती है, ठीक है। और वो 7 कलर कौन से थे, वही वाले थे जो हमने कल पढ़े थे, ठीक है। ये सीक्वेंस में बना लेना। ये 7 कलर की जो पट्टी है, ये प्लेट जो है, इस प्लेट को ही आगे हमने क्या नाम दे दिया, स्पेक्ट्रम नाम दे दिया, स्पेक्ट्रम, ठीक। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के बाद में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब प्रिज्म में से पास आउट करते हैं तो एक पट्टी मिलती है, कलर्ड होती है ये, इसमें 7 कलर होते हैं, और वो 7 कलर जो हैं इस सीक्वेंस के अंदर होते हैं, और इस सीक्वेंस की जो ये पट्टी मिली है हमें, इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्लियर हुई बात? अब जो स्पेक्ट्रम है वो किस चीज को इंडिकेट करता है, यही कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इन 7 कलर से मिलकर बनती है। और ये कौन सा रीजन है, विजिबल रीजन है। कल के वीडियो में याद करो एक प्लेट बनाई थी मैंने जिसके अंदर आपको रीजन बताए थे अलग अलग, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, वो सब बताया था। और जहां विजिबल रेज लिखा था तो मैंने कहा था कि ये देखो एक पट्टी बनती है यहाँ पर, ठीक है। और उसको हमने कहा था कि ये देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड कलर की होती है, और सबसे कम जो होती है वो किसकी होती है, वॉयलेट कलर की होती है। बात क्लियर हुई? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब हम किसी प्रिज्म में से पास आउट करते हैं तो वो 7 कलर के अंदर एक्सपेंड हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिस 7 रंगों को ही हम क्या कह देते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। बात क्लियर हुई? अब क्योंकि ये स्पेक्ट्रम जो है कंटिन्यू है, कभी भी आप इंद्रधनुष जो होता है उसको देखना, या फिर प्रिज्म में से लैब में अपने प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म में से लाइट को पास आउट करो तो आगे आप देखोगे पर्दे पर या दीवार पर एक 7 रंग की पट्टी मिलती है। तो उस पट्टी में आप एक चीज और देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे तो ये लाइनिंग बीच में लगाई है ना, तो ये ऐसे होता नहीं है बेसिकली। वो उसमें क्या होता है कि एक कलर जैसे खत्म हो रहा है फिर दूसरा शुरू हो रहा है, तो उनका ना आपस में पता नहीं लगता कौन सा कलर कहाँ खत्म हो रहा है और दूसरा कहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे उसका पता नहीं लगता। इसका मतलब ये हुआ कि वो कलर जो है एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से मिक्सअप
कंटिन्यू होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर कलर जो है एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जो है अरेंज होते हैं कि एक कलर की जो वेवलेंथ जब खत्म होती है तो कभी दूसरे की शुरू हो जाती है, उसका पता नहीं लगता, उसको हम कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, बात समझ में आई। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम जैसे हिंदी में इसको सतत स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब कि कलर का पता न लगे कि कहां से कौन सा कलर स्टार्ट हो गया, ठीक है, आपस में मिक्सअप होते हैं, ठीक। तो ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है। इसके बाद में स्पेक्ट्रम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है इसके अलावा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो ये दोनों स्पेक्ट्रम क्या होते हैं इनकी हम अभी बात करेंगे। तो देखिए स्पेक्ट्रम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर? एमिशन स्पेक्ट्रम जो है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है ना वो किसी रेडिएशन के एमिट होने से ऑब्टेन होता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये सोर्स है, मान लेते हैं ये सोर्स है, ये सनलाइट है, मान लेते हैं सन है, ठीक है, सनलाइट। तो इसमें से रेडिएशन निकल रही है, दैट मींस कि ये सोर्स हुआ। सोर्स में से डायरेक्ट जो रेडिएशन आ रही है उसको हमने प्रिज्म में से पास आउट किया, ठीक है। तो प्रिज्म में से जैसे ही पास आउट किया तो यहां पर कोई ना कोई स्पेक्ट्रम बनेगा। उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम, बिकॉज़ ऑफ वो एमिशन से बना है, लाइट की या रेडिएशन की एमिशन हो रही है उससे ये स्पेक्ट्रम बना है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि सोर्स है, ये मान लेते हैं ये लाइट का सोर्स है और इस लाइट के सोर्स में से जो रेडिएशन आ रही है उसको हमने क्या करा, एक यहां सैंपल रखा हुआ है, ठीक है, ये सैंपल है और एक ऐसा सैंपल है जो कि रेडिएशन में से कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद में जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो यही रह जाएगा और बाकी जो है वो आगे जाएगा। उस बचे हुए पार्ट में से रेडिएशन का जो पार्ट बचा हुआ पार्ट है वो जब आगे जाके स्पेक्ट्रम बनाता है तो उस स्पेक्ट्रम को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर? एक चीज मैं आपको क्लियर और कर दूं कि जब हम स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होता है स्पेक्ट्रम, तो एक तो आपने देखा कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें कलर का पता ही नहीं लगता कौन सा कलर कहां से शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है। तो एक तो हमने पढ़ लिया कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रम है उसके बीच में लाइंस होती हैं और वो क्या करती हैं, जो कलर है उनको अलग अलग सेपरेट कर देती हैं। लाइन जो है कलर भी हो सकती है या ब्लैक भी हो सकती हैं। तो उन लाइंस को, लाइन का जो स्पेक्ट्रम है उसको हम लीनियर स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। फिर इसके बाद में कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, दोनों ही स्पेक्ट्रम चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रम हो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, इनकी स्टडी को हम स्पेक्ट्रोमेट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आगे हायर क्लासेस में आप जाओगे तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग से बुक लगेगी, अलग यूनिट होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसके अंदर हम स्पेक्ट्रम के ही बारे में पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं, किस प्रकार से वो ऑब्टेन होते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ा करते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम के बारे में आपने इसमें देख लिया क्या होते हैं, ये मैंने बेसिक चीजें आपको बताई हैं। अब 11th में हमारे जो सिलेबस में है वो है हाइड्रोजन का लीनियर स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन का जो लीनियर स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है, उसके अंदर कुछ सीरीज बनती हैं, लाइनें बनती हैं। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो होगा वो लीनियर स्पेक्ट्रम बनेगा, उसमें कुछ लाइनें बनेगी, वो किस चीज की होती हैं और उन लाइनों की काउंटिंग कैसे किया जाता है, क्या सारी चीजें होती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।